INS विक्रांत। यह एक पूर्ण रूप से स्वदेशी युद्धपोत है। यह एक स्वदेशी आइडिया था। हमें यानी भारत को युद्धपोत की जरूरत सन 1999 में कारगिल जंग के दौरान भविष्य में देखते हुए खतरों को सोचकर एक विशाल एयरक्राफ्ट बनाने का प्रस्ताव रखा गया जो स्वदेशी हो। INS विक्रांत, जिसे दूसरे नाम से ISC-1 के नाम से भी जाना जाता है। आइए पहले हम इसके निर्माण को समझते हैं। 2002 में अटल जी की सरकार ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में मंजूरी दे दी। शुरुआत में इस युद्धपोत को 60/40 के रेशियो में बनाना जाना था, मतलब कि 60% भारतीय सामग्री का उपयोग होगा और 40% विदेशी सामग्री का उपयोग होना था। इस एयरक्राफ्ट या युद्धपोत बनाने के लिए हमें स्पेशल स्टील की आवश्यकता होती है, जिसे हम वाटरशिप ग्रेड स्टील कहते हैं, जिसके लिए हम पहले रूस पर निर्भर थे। लेकिन रूस ने 2005 के बाद हमें यह स्टील देने से मना कर दिया, जिसके कारण यह काम 2 साल तक रुका रहा। लेकिन हम तो भारतीय हैं जो अपने ऊपर आने वाली आपदाओं को अवसर में बदलना जानते हैं। तो हमारे DRDO में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खुद बनाने का निर्णय लिया और हमने वाटरशिप ग्रेड स्टील का निर्माण कर लिया। इस स्टील को अभी भारत में जिंदल ग्रुप और RS ग्रुप मिलकर बनाते हैं। INS विक्रांत की पहली झलक सन 2011 29 अगस्त को देखने को मिली। उस दिन यह ड्राइंग से बाहर आकर ढांचा के रूप में पहली बार झलक। 12 अगस्त 2013 में इसे लॉन्च कर दिया गया और 2020 दिसंबर में इसका बेसिन ट्रायल पूरा किया गया। इसे 4 अगस्त 2021 में समुद्र में उतारा गया। इस युद्धपोत ने जुलाई 2022 तक अपना समुद्र ट्रायल पूरा किया। अब इसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय सेना को 2 सितंबर 2022 में सौंपा जाना है। इस युद्धपोत को पूर्ण रूप से ऑपरेशनल कार्यों के लिए, मतलब युद्ध के लिए तैयार होने में शामिल होने के लिए पूर्ण रूप से 2023 तक का समय लग सकता है। अब आइए जानते हैं कि विक्रांत का नाम विक्रांत क्यों रखा गया। विक्रांत का मतलब होता है शक्तिशाली, बहादुर या कहे साहसी। विक्रांत नाम को संस्कृत शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ साहसी होता है। अब हम जानते हैं कि INS विक्रांत की खासियत, इसकी डिटेल्स। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 262 मीटर लंबी है। चौड़ाई की बात करें तो यह 60 मीटर है। इसका चौड़ाई 60 मीटर और इसका हाइट 59 मीटर है तथा इसका वजन 45,000 टन है। इस युद्धपोत को संचालित करने के लिए 4 गैस टरबाइन का उपयोग किया गया है, या कह सकते हैं कि इसमें 4 LM 2500 गैस टरबाइन का उपयोग किया गया है। मतलब कि इस युद्धपोत को चलाने के लिए हमें 88 मेगावाट बिजली की आवश्यकता होती है। इस युद्धपोत में 14 डेक हैं जो 10 मंजिला इमारत की तरह दिखता है। इस युद्धपोत में एक बार फ्यूल भरे जाने के बाद इसे पूरे 45 दिन तक समुद्र में ऑपरेट किया जा सकता है। साथ ही इसकी रिफ्यूलिंग भी समुद्र में हो जाती है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 51 किलोमीटर या कहे इसकी स्पीड 28 नॉट है। इसमें 8 पावर जनरेटर लगे हुए हैं जो पूरे कोच्चि शहर को रोशन करने की क्षमता रखता है। साथ ही यह युद्धपोत 7500 मील तक सफर करने की क्षमता रखता है। यह युद्धपोत 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस युद्धपोत में मॉडल कैंटीन की भी व्यवस्था है, जिसमें 1 घंटे में 1600 लोगों की खाना एक साथ बन सकता है। इस युद्धपोत में 2300 कंपार्टमेंट बनाए गए हैं, जिसमें 1700 कर्मचारी बैठ सकते हैं। इसे समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस कह सकते हैं, जहां लड़ाकू विमान टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। इसके लिए इसमें 200 मीटर की एयर स्ट्रिप भी है। 200 मीटर में लैंडिंग कर पाना असंभव होता है, इसलिए इसमें लैंडिंग के लिए अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इस सिस्टम में होता यह है कि इसमें 3 अरेस्टेड वायर का यूज़ किया गया है, जो लैंडिंग कराते वक्त एयरक्राफ्ट या विमान से अटैच हो जाता है, जिससे इसको रुकने में या लैंडिंग कराने में आसानी होती है। अगर किसी कारणवश अरेस्टेड वायर से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो इसे दोबारा लैंडिंग कराना पड़ता है। इस युद्धपोत में मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की भी व्यवस्था है। साथ ही इसमें पूल की भी व्यवस्था है। नौसेना के उप प्रमुख वाइस एडमिरल SN घोरमोड़े के अनुसार जब INS विक्रांत सेवा में शामिल हो जाएगा तब हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता सुनिश्चित करने में भारत को बहुत मदद मिलेगी। 2 सितंबर को इसको एयरक्राफ्ट को सेना में शामिल किया जाएगा। यह एक अविस्मरणीय दिन होगा, एक राष्ट्रीय एकता का प्रतीक भी होगा। और लागत की बात करें तो इसमें 20,000 करोड़ की लागत आई है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में बहुत बड़ा है और अधिक बेहतर भी है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को रिमोट कमेंट करें। थैंक यू एंड जय हिंद।